मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट अभी करती हूँ। मुझे नहीं सुन रहा है या किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल ही। हाँ बिल्कुल मैडम वही। बिजी बिजी है मैम, शायद इसलिए नहीं हो सकता। शायद अभी तक शुरू नहीं हो गया होगा। हाँ हाँ, नहीं हुआ अभी शुरू। मैं थोड़ा सा अर्जेंसी थी, कुछ कॉल आ गया था मेरा। ओके, आई एम ओके नो, स्टार्ट। सॉरी। तो ऑब्सन गायने में जो हमारे डिजीज होते हैं, सबसे पहला है हमारा डिस्मेनोरिया, जो कि होता है हमारा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो नॉर्मली तो हमारे मेंस्ट्रुएशन में जो होता है, क्यों होता है, हमने जब देखा था कि हमारा जो ओवा जो है फर्टिलाइज नहीं होता, वो रिलीज होता है, तो उसमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो जब कई बार ये बियॉन्ड जो है हमारी क्षमता के मतलब से ज्यादा दिक्कत वाले हो जाते हैं, तो ये हमारी जो पेनफुल कंडीशन होती है, इसमें ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है, उसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में हम उसे कंसिडर करके रखते हैं कि इसमें रिकरेंट पेन होता है। तो यूजुअली ये पीरियड्स होने से 1-2 दिन पहले तक शुरू हो सकता है, और फिर कई बारी पीरियड ब्लीडिंग होती है तो ये सबसाइड भी हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो सिम्टम्स होते हैं, वो पेट में दर्द, कमर में दर्द, थाइस में पेन, ये सब हो जाता है। और जो पेन है वो 12 से 72 घंटे तक हो जाता है। इसके साथ साथ उल्टी का मन या उल्टी भी, कमजोरी, है ना, डायरिया वगैरह भी ये हो जाते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जो होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसके साथ ये एसोसिएटेड हो जाता है, तो उसमें यूजुअली जो हमारे होते हैं कि नोजिया वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती। वो प्रॉब्लम जो उसका कॉज होता है, मतलब उसका कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई डिसऑर्डर वगैरह होता है, उसकी वजह से ही होता है, तो वो सॉल्व हो जाता है कई बारी, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसका कॉज क्या है? बेसिकली हमारा एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो एक केमिकल होता है, एक हार्मोन ही होता है, वो बेसिकली जब रिलीज होता है तो वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि हमारे जो है जो भी हमारा वहाँ पे सब्सटेंस है वो रिलीज हो जाए, वहां से जो ओवा था, जो
और वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो कारण होते हैं एंडोमेट्रोइड्स, मतलब वो जो लाइनिंग जो होती है एंडोमेट्रियम जो उसमें हमारी, उसमें कई बारी उसकी थिकनिंग मोटी हो जाती है, ठीक है ना, या उधर कोई गांठ वांठ हो जाती है, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर सर्विक्स का माउथ, जिसको हम जो नैरोइंग ऑफ सर्विस स्टेनोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और कोई गांठ मतलब फाइब्रॉइड्स का हो जाना। इसके सिम्टम्स क्या है? पेट में दर्द होना, भारीपन लगना, जो ये जो दर्द है आपके हिप्स पे, पिछले कमर के निचले हिस्से में, वो थाइस तक चला जाता है। यौगिक ट्रीटमेंट में हम इसमें षटकर्मा करते हैं, जो कि हमारा जल नीति कुंजल या लघु शंख प्रक्षालन से है। आसन में हम वज्रासन, शीर्षकासन, व्याघ्रासन, सूर्य नमस्कार, भद्रासन, ऐसे आसनों से, क्योंकि हमारे पेल्विक एरिया के ऊपर इफेक्ट आता है। प्राणायाम में हम भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, उज्जयी, भ्रामरी। ड्यूरिंग द पीरियड्स हमें ऐसे कोई भी अभ्यास नहीं करने हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर राइज हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। मुद्रा व बंध, वो विपरीत करनी मुद्रा बहुत ही प्रभावकारी है। पाशनी भी, योग मुद्रा भी, अश्विनी मुद्रा भी और सहजौली भी। इन सब से जो है हमारे पेल्विक एरिया की ही मसल्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट जाता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। मेडिटेशन में सोहम का जाप, जिससे कि हमारे जो है मेंटल लेवल पे इफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस भी, कई बारी स्ट्रेस जो ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर रिलैक्सेशन मिलता है। और योग निद्रा। मेनोपॉज, इट्स नॉट अ डिजीज, बेसिकली इट्स अ फेज ऑफ द लाइफ, कि जब हमारे पीरियड्स जो होते हैं स्टॉप हो जाते हैं, एक फर्टिलिटी लाइफ जो है एक महिला की खत्म हो जाती है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ए मेनोपॉज। एक नॉर्मल एजिंग है हमारे, और जब हमारे रिप्रोडक्टिव ईयर्स का एंड, ये मतलब फर्टिलाइज लाइफ का ये एंड बताते हैं। लेट 40 से लेके अर्ली 50 तक के होता है। और इसमें हमारे जो है ना हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जो ओवरीज की डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ईस्ट्रोजन, वो बनना कम हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन भी। तो एक इसका मीनोपॉज का कारण है। या मीनोपॉज कब होता है? अगर किसी का हिस्टेक्टमी हो जाए, मतलब उसका यूट्रस रिमूव कर दिया। कई बार किसी डिजीज में अगर कीमोथेरेपी का हम रेडिएशन भी लेते हैं, तो उसकी वजह से ये हमें मीनोपॉज की स्टेट आ जाती है। वैसे हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है वो हमारा 3 स्टेजेस में हम उसको डिवाइड करके चलते हैं, एक पेरी मीनोपॉज, एक मीनोपॉज और एक पोस्ट मीनोपॉज। प्री मीनोपॉजल और मीनोपॉज जो नॉर्मली हमारे होते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे पीरियड्स में जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो इरेगुलर होते हैं। ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है वजाइना में, ठीक है ना। सिक्रीशंस, क्योंकि जो म्यूकस सिक्रीशंस काफी लेस वो हो जाती हैं। गर्मी बहुत लगने लग जाती है, हॉट फ्लशेस होते हैं, या ठंड भी बहुत लगेगी, पसीना पसीना बहुत आ जाएगा, नींद ठीक से नहीं आती, मूड चेंजेस होते हैं, वजन बहुत बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म क्योंकि स्लो हो जाता है। और फर्टिलिटी के जो है वो बहुत कम हो जाती है। बोन में भी लॉस होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे कैल्शियम लेवल बहुत तेजी से घटता है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारा चेंज हो जाता है। तो पेरीमीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज जो होते हैं, ये पीरियड्स होने से यूजुअली पहले या बाद में होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जब ग्रेजुअली जो बनना जो बंद होते हैं, तब ये हमारे सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ओवरीज जो है एग को रिलीज करना बंद कर देती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा, तो उनकी मेच्योरिटी नहीं हो पाती है पेरीमीनोपॉज में। पोस्ट मीनोपॉज ये होता है बाद में, कि काफी एक टाइम पीरियड में भी जब तक उसको जो है काफी समय तक उसको जो है ये चलता रहता है, ठीक है। दिस इज नेम गिवन टू द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ वुमन हैज नॉट ब्लीड फॉर एन एंटायर ईयर। मेनोपॉज के बाद भी एक फेज होता है कि उसको बिल्कुल पीरियड्स नहीं हुए, लेकिन एक्चुअली में उसमें ना कई बार बीच में भी उसको जो है हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? षटकर्मा से क्लीनिंग होती है, तो जल नीति इज गुड वन। आसनों में हम ताड़ासन है, वीरभद्रासन है, मार्जरी है, पश्चिमोत्तानासन है, और जो हमारे पेल्विक एरिया को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि गौमुख आसन है, मार्जरी आसन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, और भुजंग आसन है। हम और भी बहुत सारे आसनों का जो है इंक्लूजन कर सकते हैं। प्राणायाम में हम नाड़ी शोधन का करेंगे, और रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, जो कि हमारे मेंटल लेवल पे जाके करता है, जिसमें योग निद्रा या अजप अजप का ध्यान भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे ऑब्स का, ये हमारे गायनिक की बात थी, अब ऑब्स की बात होती है। तो ऑब्स में क्या होता है, एक महिला जो होती है उसके लाइफ में आता है एक प्रेगनेंसी का
फेज। तो जब एक महिला गर्भवती हो जाती है उसको हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। तो एंटीनेटल केयर उस टाइम पे उसकी जो भी केयर होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज नोन एज एंटीनेटल केयर। तो प्रेगनेंसी केयर या मैटरनिटी केयर भी हम इसको कहते हैं। तो ये इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या जो हमारी जैसे आशा वर्कर्स है या दाई वगैरह जहाँ पर जिनको मिडवाइफ भी कहते हैं वो हेल्प करती हैं प्रेगनेंसी, ताकि उसकी सही से चले और बाद में डिलीवरी के टाइम पे भी जो है वो मदद करती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंटीनेटल केयर के, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको सही देखभाल मिले उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल फेज में गुजरे, कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी अगर कोई रिस्क उस पे है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको स्पेशल अटेंशन मिले, उनकी केयर हो पाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए, उसको उचित जो भी है उसका निदान मिल जाए, अर्ली डिटेक्शन उसकी हो जाए, कोई भी रिस्क फैक्टर्स है तो, ताकि उसको हम वहां पर उसकी एक सेफ डिलीवरी, एक सेफ चाइल्ड को हम जो है उसका बर्थ हो। तो एंटीनेटल केयर जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। इंट्रापार्टम केयर होती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म हो रखा होता है उस समय की जो केयर होती है। और बच्चे के जन्म के बाद लगभग 6 हफ्ते तक जो हम बोलते हैं वो हमारी पोस्टनेटल केयर जो होती है, जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए ही होती है। तो कुछ चीजें होती है जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें जो है प्रेगनेंसी के उसमें, तो हमारे को इन सब पे जो है ख्याल रखना होता है, तो ताकि हमारी एक प्रेगनेंसी जो हमेशा सेफ रहे। तो ये हमारे आज ऑब्स एंड गायने का जो है टॉपिक रहा। अभी किसी को कुछ और प्रश्न है तो इस बारे में पूछ सकते हैं, और कहीं तो मैं दूसरा टॉपिक ले लूं। बहुत शॉर्ट टॉपिक था एक्चुअली ये, कहिए। देख लीजिए मैम, कोई एक और छोटा सा हो ठीक है, तो हाँ कर ठीक लीजिए। है। हाँ, इसके बाद अब मैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ले रही हूँ। ओके, क्योंकि नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा हम लोग इसको देख रहे थे कुछ समय से। तो अब हमारा है, इसको जूम कर देती हूँ, न्यूरोलॉजिकल और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम माइग्रेन की बात करेंगे। माइग्रेन क्या होता है, हेडेक और माइग्रेन में डिफरेंट होता है। माइग्रेन बेसिकली हमारा न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, मतलब हमारे नर्व्स की ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमारे जो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि हमें सर दर्द होता है, जो कि थ्रॉबिंग टाइप का, पल्सेटिंग टाइप का, जैसे हथौड़े पड़ रहे हैं, चुबक चुबक हो रहा है, ऐसे समझते हैं। और जो कि बढ़ जाता है अगर कोई आप ज्यादा फिजिकली एक्टिविटी करोगे या तेज रोशनी से, कोई स्मेल से, उससे इसके बढ़ने के चांसेस हो जाती है। और ये कुछ जो है घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी रह सकता है, ठीक है ना। सिम्टम्स क्या होंगे, वही जो सर दर्द होगा वो सर दर्द होता है वो बढ़ जाता है, या तो जो सेंसिटिव होते हैं लाइट के प्रति, नॉइस के प्रति, या ऑडोर के, मतलब कोई सी स्मेल से या शोर से अगर जिनको सर दर्द होता है तो ये बढ़ता चला जाता है। उसके साथ ही साथ जो है सिम्टम आते हैं वो नॉजिया या वॉमिटिंग, मतलब उल्टी का मन या उल्टी भी हो जाती है, पेट की खराबी भी हो जाती है, पेट में दर्द भी हो जाता है, या तो उनको डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी उनको, या तो बहुत गर्मी लगेगी या बहुत ठंड लगेगी, एकदम उनके जो है पीलापन हो जाता है, बहुत थकान लगती है, उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कई बार आंखों के आगे काले घेरे या रोशनी के घेरे नजर आते हैं। सर अगर हाथ कोई लगाते तो बहुत ही उनको दर्द भी बहुत होता है, मतलब हाथ नहीं लगाने देंगे, बहुत ही टेंडर हो जाता है। तो डायरिया और फीवर भी ये बहुत रेयर होते हैं कि वो भी इनको हो जाते हैं। इसके बाद जो है माइग्रेन को हम 4 फेज में हम डिवाइड करके चलते हैं। एक होता है प्रोड्रोम, ऑरा, हेडेक और पोस्ट्रोम, ये इसकी 4 स्टेजेस हैं। तो प्रोड्रोम होती है वो कुछ दिनों से लेके, पहले से लेके कुछ घंटों पहले शुरू हो जाती है, मतलब 3 घंटे से लेके कुछ दिन पहले तक शुरू हो जाती है। ये मतलब उसको होने के पहले की स्टेज होती है। और लगभग एक स्टेज आती है ऑरा स्टेज, वो बिल्कुल सर दर्द से पहले वाली स्थिति होती है, जो कि 5 मिनट या 1 घंटे पहले ही आती है। और फिर होता है एक्चुअल में जो हेडेक वाला फेज है, पेन फेज, या हम इसको हेडेक फेज बोलते हैं, जो कि 4 घंटों से लेके 72 घंटे, मतलब हमारे के ये कितने दिन हो जाती है,
4 दिन तक 3 दिन तक ये रह सकती है। और इसके बाद जब सर दर्द ठीक भी हो जाता है, फिर उसके बाद जो फेज रहता है दैट इज अ पोस्ट ड्रोम स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस होती है। तो प्रोड्रोम स्टेज जो होती है काफी हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है, उसको महसूस होना शुरू हो जाता है कि अरे मुझे ना जो है प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम या तो किसी चीज को सोचने से या डिप्रेशन से या चिड़चिड़ेपन से, तो उसमें से हो जाती है। वो उसको ना कुछ बोलने में सोच पढ़ने में कठिनाई होगी, या तो नींद ठीक नहीं आ रही है, उसको उल्टी का मन होगा, थकान से या बहुत तेज रोशनी से, शोर से, है ना। जैसे डिस्को की लाइट्स वगैरह होती है, शादी में बहुत तेज रोशनी होती है, बहुत डीजे बज रहा होता है बार बार, अगर किसी के ऐसे हो तो इसमें जो है उसको यूरिन बहुत आ जाएगा, मसल्स भी अकड़पन हो जाएगा। और जो ऑरा स्टेज है वो कुछ घंटे मतलब मिनटों की ही हम कहेंगे, तो 1 घंटे से लेके 5 मिनट का जो इसमें होता है, उसमें आंखों के आगे उसको, जो मैंने भी बोला कि रंगीन रोशनियां दिखाई देंगी, और उसको एकदम जो है एकदम अंधेरा सा छा जाएगा, उसको सुनपन सा भी हो जाता है, उसकी जबान लड़खड़ाने लगेगी, उसके कानों में भी घंटियां सी बजने जाएंगी, उसको कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा, बड़ा ना जैसे उसको एक फनी सी ये होती है कि इसमें उसको कुछ वो नहीं। हेडेक, हेडेक में लिटरली उसको हेडेक हो जाएगा, थ्रॉबिंग टाइप का, पल्सेटिंग टाइप का, हैमर लाइक हेडेक होगा, जो कि अगर शोर या कुछ रोशनी या कुछ भी स्मेल हो उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उल्टी उल्टी का मन होगा, पेट में भी दिक्कत हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, बहुत ठंड लगेगी या बहुत गर्मी लगेगी, थकान इतनी हो जाएगी, स्पीच भी चेंज हो जाएगी। तो सारे सिम्टम्स उनके होते हैं। फिर पोस्ट्रोम स्टेज, जब वो चला जाता है सर दर्द, उसके बाद फिर वो ऐसे इतने थकान वाले उसमें हो जाते हैं, किसी चीज पे जो है अपना कंसंट्रेट नहीं करते हैं, बिल्कुल डिप्रेस वाली फील हो जाती है, चुपचाप वो फिर अपने एक उसमें पड़े रहते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि हमारे जो हमारे ब्रेन स्टेम, हमारे नर्व्स में कुछ जो है चेंजेस हो जाते हैं। तो वहां पर हमारी जो मेन एक ट्राइजेमिनल नर्व है, जो कि हमारे जो नर्व्स की जो हमारे जो होते हैं उसमें हमारे एक केमिकल रिलीज होता है हमारे नर्व्स के, उसमें एक सेरोटोनिन, दैट इज अ बेसिकली हैप्पी हार्मोन। तो वो प्रॉपरली नहीं रिलीज होता है, और वो हमारी जब जो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है आर्टरीज की, सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है, तो वो हमें वहां पर जो है हेडेक जो है क्रिएट कर देता है। एक कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड भी वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम हमारी होती है। साथ में कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं, कि अगर आप बहुत थके हुए हो, नींद ठीक से नहीं आ रही है, या बहुत तेज रोशनी में हो, जैसे बहुत तेज धूप में जा रहे हो, या रोशनी जैसे ट्रैफिक की बहुत सारी लाइट्स इस तरह से बार 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 आ रही है, तेज आवाज है, कोई भी शोर बहुत मच रहा है ना, ये सारे भी ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उससे ये चीज बढ़ जाती है। अब हम माइग्रेन में क्या उनको ठीक करने के लिए हम करेंगे, तो षटकर्मा सबसे पहले, क्योंकि शुद्धि क्रिया में आती है, तो सबसे पहले हम करेंगे नेति। कुंजल भी ठीक है, क्योंकि कई बार एसिडिटी की वजह से भी ऐसा होता है, तो कुंजल और शंख प्रक्षालन का अभ्यास बहुत जरूर अच्छा रहता है। आसन में हम पादहस्तासन, पद्मासन, वीरासन, अधोमुख आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, मार्जरी आसन है, सेतु बंद आसन है, जिसमें कि हमारी ना स्ट्रेचिंग होगी ना स्पाइन की, वर्टिब्रल की, वो वाले अच्छे रहेंगे हमारे इसके लिए आसन। बाकी प्राणायाम में हम जो है भ्रामरी, भ्रामरी क्यों? वो हमारी नर्व सेल्स को रिजुविनेट करती है। साथ में भस्त्रिका, बट ड्यूरिंग द पेन स्टेज हम कुछ भी अभ्यास नहीं कराएंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन देंगे। नाड़ी शोधन भी प्राणायाम के लिए बहुत अच्छा है, और रिलैक्सेशन टेक्निक क्योंकि उस समय उसकी बॉडी में इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है, तो हम जब भी कोई भी पेन स्टेज होती है, हम पर्सन को कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी उसको उस समय नहीं किसी भी तरह की क्रिया कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उसमें उसको छोड़ देंगे कि वो अपना रेस्ट ले। बीच बीच में हम उसको टेक्निक्स बताएंगे योग निद्रा शवासन की, और फिर उसके ऊपर ताकि प्रभाव पड़े। तो एक टेंशन हेडेक होता है जो नॉर्मली हेडेक हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि सर के आसपास किसी ने बहुत टाइट बैंड बांध दिया है, दैट इज अ टेंशन हेडेक। वो एक टिपिकल जो नॉर्मल हेडेक होता है। इज अ डिफरेंस बिटवीन द माइग्रेन एंड द टेंशन हेडेक। ये हमारा जो होता है डल एकिंग टाइप का होता है, और इसमें ऐसा लगता है कि सर के चारों तरफ ना कुछ टाइट बंध गया है, ठीक है ना। लेकिन वो भी सेंसिटिव, थोड़ा सा हमारा स्कैल्प, नेक, शोल्डर भी सेंसिटिव होता है। यहाँ पे 2 तरह के हमारे हेडेक का इसमें कहते हैं, एक एपिसोडिक और एक क्रॉनिक। एपिसोडिक हो जाते हैं कि वो जो थोड़े थोड़े जो है
बीच बीच में कई बारी हो जाता है, जो कि 30 मिनट से लेके कुछ जो है हफ्ते तक भी रह सकता है। और नॉर्मली जो है इसमें अगर ये इसको ये ठीक नहीं होता है, अगर ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन में जो लगातार जैसे 15 जो है दिन जो है, अगर मंथ में जो बार बार हो जाता है या 3 महीने में एक बार ही हो जाता है, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो है एटलीस्ट जो है लगातार 3 महीने से ऊपर अगर होता है तो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कॉज एज सच नहीं कुछ पता चला है। इसमें बेसिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे फेस पे या नेक पे या स्कैल्प की वजह से माना जाता है, या बहुत इमोशनल जो बहुत होती हैं लेडीज, उनमें ऐसा माना जाता है। और बेसिकली सिर्फ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मेन कॉज इसको जो रिसर्चर्स नहीं मानते हैं। तो इसका जो है बेसिकली जो ट्रिगर फैक्टर है वो स्ट्रेस होता है। इसका ट्रिगरिंग फैक्टर स्ट्रेस को माना जाता है। और जो इसके हेडेक जो होते हैं ना, कई और बीमारियों का सिम्टम होता है। तो साइनस में भी हमारे हेडेक होता है, एक क्लस्टर में भी होता है, हमारे टेंशन में भी और माइग्रेन भी, और सबके पेन्स ना थोड़े से अलग होते हैं। साइनस का जो साइनस इन्वॉल्वमेंट होता है उधर ही इसका जो होता है पेन होता है। क्लस्टर का जो है वो आंखों के आसपास का होता है। ये बेसिकली आज के उससे भी हमारे को हो जाता है। टेंशन जो है वो आपके सर में बिल्कुल बैंड, एक पट्टा सा किसी ने टाइट बांध दिया है। और माइग्रेन का ना आंखों में चेंजेस भी होते हैं, उल्टी और का भी साथ में जो है सिम्टम आता है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम षटकर्मा में जल नेति, सूत्र नेति बहुत इफेक्टिव है। कपालभाति भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमारे कपाल की शुद्धि करता है। तो लेकिन ड्यूरिंग द पेन नहीं करेंगे, नॉर्मली हम इसको करा सेंगे। आसनों में हम तड़ासन है, त्रियक्ताड़ासन है, शिशकासन है, पादहस्तासन है, सर्वांगासन है, ये सब हम कराएंगे। प्राणायाम में भ्रामरी, बार बार भ्रामरी क्यों? क्योंकि हमारे नर्व सेल्स को एक्टिव करता है। तो भ्रामरी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। नाड़ी शोधन भी बहुत अच्छा है। मुद्रा में हम छन्मुखी मुद्रा, क्योंकि वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को जो है कंट्रोल करते हैं एक तरह से। तो षण्मुखी मुद्रा हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पे प्रभाव करती है, तो इट्स वेरी गुड। और सोहम का जाप और रिलैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी। तो हम रिलैक्सेशन के लिए हम जो है योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। अब हमारा जो दूसरी बीमारी आती है वो है एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे। इसमें क्या होता है कि हमारे मिर्गी के दौरा जो एक तरह का इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी जो हमारी जो होती है ब्रेन में, जो मैसेज जाता है वो अचानक बहुत तेजी से जाता है, जिसको हम जो दौरा जो पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि अचानक से वो जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ब्रेन में बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये मुख्य उसका कारण होता है। तो उसके जो सीजर जो है, एकदम से जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ब्रेन में जो हो जाती है, तो ये ज्यादातर देखा गया है कि बच्चों में या जो यंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें और ओल्डर एडल्ट्स में ये मुख्य रूप से देखी जाती है। और मेल्स में ज्यादा होती है फीमेल्स के बनस्पत पे। ठीक है ना? उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि पहला जो है एक फोकल सीजर्स होते हैं, मतलब एक एरिया को वो लोकलाइज करके। तो उसमें जो है उसको जरूरी नहीं कि वो फोकल या जो हमारे सिंपल वाले में पार्शियल वाला जो होता है उसमें उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है बनी रहती है, वो बेहोश नहीं होता है। लेकिन उसके टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग, टच, ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के, ये थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। उसको थोड़ा सा डिजीनेस सी, घबराहट सी, चक्कर से उसको लगेंगे। और उसके जो हाथ पैरों में ना कंपन सा होगा, जो झुंझुनाहटपन, हिलने से लगेंगे, टिंगलिंग या ट्विचिंग सी वो होगी। अगर कॉम्प्लेक्स वाला होगा उसमें जो है वो बेहोश भी हो सकता है, उसकी अवेयरनेस जो लॉस हो जाएगी। और उसके साथ है ना वो एकदम से यूं देखते रहेंगे, लगातार किसी चीज को घूरते ही रहेंगे, ऐसे लगेगा, किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और अगर कोई काम कर रहे होंगे बार बार वही काम करते रहेंगे। जनरलाइज सीजर्स जो होते हैं उसमें पूरी ब्रेन की वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। फोकल में तो हमारे ब्रेन का कुछ पार्ट होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पूरे ब्रेन की जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो कुछ ट्रिगर्स पॉइंट होते हैं जो कि इस चीज को बढ़ाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला किसी चीज को,
बुखार में भी ऐसा होता है, कहते हैं ना कि सर पे ना चढ़ जाए, ज्यादा देर बुखार नहीं चढ़ जाए, कोई बीमारी या फीवर में ऐसा होता है। स्ट्रेस हो किसी बंदे को, बहुत ज्यादा रोशनियां, ब्राइट लाइट्स, फ्लैशिंग लाइट्स, ये जो होते हैं बहुत, अगर कोई कैफीन, अल्कोहल ये सब ले रहा हो, स्किपिंग मील्स, अगर भोजन को वो नहीं करता, प्रॉपर छोड़ देता है, तो ये सारी चीजें जो होती है उस चीज को बढ़ावा देती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो 6 जो 10 में से जो उनको जो कॉज का एक्चुअली पता ही नहीं चलता क्या होता है। तो कई बारी कोई सर में चोट लगने के कारण ऐसा होता है कि भाई पहले कभी कोई इसको ब्रेन इंजरी हुई होगी, ठीक है ना, या जन्म के समय भी जो है कई बारी जो इंजरी हुई होगी, या जो सर पे अगर कभी चोट लगी थी ना, उसके बाद में इसका इफेक्ट आता है। स्ट्रोक मतलब ब्रेन को अगर कोई प्रॉपर उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो ऐसा उसकी वजह से होता है, लेकिन ये ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता है, बच्चों में नहीं होता है। और वेस्कुलर डिजीज मतलब उसको कोई जो है ब्लड सर्कुलेशन का ही प्रॉब्लम हो, अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर या सिस्ट होगा, और डिमेंशिया बीमारी होती है, अल्जाइमर्स डिजीज होता है जो कि बड़े उम्र के लोगों को ही ज्यादातर होता है, उसमें भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी तरह का जो ड्रग्स ले रहे हो, जो मैटरनल में जो मतलब प्रेगनेंसी में कोई लेती है, या कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे चोट लग जाती है, या डेवलपमेंट प्रॉपर ब्रेन की नहीं होती, बर्थ टाइम में ही लैक ऑफ ऑक्सीजन उसको हो गया है, ठीक है। कुछ रोग होते हैं जैसे कि एड्स है, मेनिंजाइटिस है, उसमें भी एपिलेप्सी के होने के चांसेस हो जाते हैं, और अगर जन्म से ही कोई ऐसी बीमारी है तो उसमें भी हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो उसका नॉर्मल फेज चल रहा हो तब हम उसको ये अभ्यास कराएं, कपालभाति, क्योंकि हमारे कपाल के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वो षटकर्मा हम इंक्लूड कराएंगे। आसनों में हम ताड़ासन, उत्तानासन, अधोमुख श्वानासन, विपरीत करनी, हलासन, जिसमें कि ब्रेन की तरफ थोड़ा सा जो जाता है, ब्लड जाता है ना, पवन मुक्तासन, मत्स्य आसन, शीर्षासन है। और प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, वही बात है कि हमारे नर्व सेल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, तो उद्गीत प्राणायाम। और रिलैक्सेशन में शवासन, रिलैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि काफी चीजें हमारे स्ट्रेस ओरिएंटेड होती हैं। अब है हमारे कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे न्यूरोसिस या एंजाइटी या कुछ फोबिया या डिप्रेशन होते हैं। तो न्यूरोसिस और साइकोसिस का यहाँ पर जो है वो डिफरेंस बताया गया है कि न्यूरोसिस जो होते हैं ये हमारे न्यूरो साइकिल डिसऑर्डर्स होते हैं। बेसिकली इसमें जो हमारे कुछ जो है ना साइकिक जो फिनोमिनाज नहीं होते हैं, ये बहुत हल्के ही होते हैं। और साइकोसिस जो होता है ये काफी सिवियरिटी रूप में आते हैं, और इसमें जो पीपल अगर इससे होते हैं ना, वो एक सामाजिक रूप से काफी ना कट भी जाते हैं, वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं अगर साइकोसिस प्रॉब्लम होती है तो न्यूरोसिस प्रॉब्लम में वो बंदा ऐसा नहीं होता, उस घर में ही रहता है, सोशल भी रहता है, वो इतनी ज्यादा सिवियरिटी वाली नहीं होती है। तो न्यूरोसिस जो होती है, रियलिटी कॉन्टेक्ट प्रैक्टिकली रिएमिंग इंटैक्ट, वैल्यू में भी क्वांटिटेटिवली चेंज, तो उसके मतलब वो सब अपने काम उससे करता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन की खुद की आइडेंटिटी है वो यहाँ पर साइकोसिस में खत्म हो जाती है, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। न्यूरोसिस में पर्सनालिटी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता है, और जो उसको पता रहता है कि उसके आसपास क्या घटित हो रहा है न्यूरोसिस को, पर साइकोसिस वाले को बिल्कुल अनअवेयर होता है, उसको कई बार बहुत ही इंडिफरेंट हो जाता है, उसको या जानबूझ के भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना ज्यादा सोशल उसमें नहीं रहता है। तो न्यूरोसिस में कोई ऐसे कोई कॉज नहीं होता, ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता, लेकिन साइकोसिस में कई बार हमारे कुछ पैथोलॉजी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वो हमें पता चलता है कि उसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। न्यूरोसिस में हेल्यूसिनेशन या डिल्यूजन, मतलब कि उसे कुछ कभी कुछ दिखाई दे जाएगा, सुनाई दे जाएगा, वो सब नहीं होते, वो सिर्फ साइकोसिस में होते हैं, जो कि हेल्यूसिनेशन या डिल्यूजन मतलब वहां कोई खड़ा है, नहीं तुम मेरे बारे में कुछ बात कर रहे थे, नहीं मुझे पता है, वो सिर्फ हमारे साइकोसिस में होते हैं, और वो खुद को भी कई बारी नुकसान पहुंचा देता है। न्यूरोसिस में वो खुद को जो है नहीं पहुंचाता है, उसकी लैंग्वेज भी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन साइकोसिस में उसकी कई बारी प्रॉब्लम जो है लैंग्वेज भी डिस्टर्ब होती है। तो साइकोसिस के जो डिफरेंस है वो है शिजोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन
न्यूरोसिस में ओसीडी जैसी प्रॉब्लम होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे हर चीज को साफ सफाई को ध्यान रखना, बार बार हाथ धोना, किसी चीज को बार बार उठा के इधर उधर करते रहना, डिप्रेशन है, ये सब चीजें इसमें हमारे होती हैं। तो अब है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज। एंग्जाइटी में दैट इज अ अनलिमिटेड कंट्रोल जो है, स्पीड ऑफ माइंड, इसमें बहुत ज्यादा हर चीज इसमें आप कहोगे कि हो जाती है। और तो इससे कई बारी तो हमारे है कि हर चीज हम जल्दी करो सब बहुत और जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन कई बारी जब बियॉन्ड हमारे सिचुएशन से बहुत ज्यादा ही हो जाती है कि एक ही हमारे पूरे लाइफ के ऊपर इफेक्ट करने लग जाते हैं, तो भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो बार बार फिर इनको पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो उनको बहुत एकदम से हाय क्या करूं, क्या हो जाएगा, एकदम घबराहट हो जाएगी, बहुत सारे उसको एपिसोड्स होने हो जाते हैं। तो कई बार सोशल एंजाइटी भी होती है कि भाई सोसाइटी में रह के मैं जाऊंगा तो क्या होगा, वहां पे सब कहेंगे, है ना, तो ये इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी जाती है। दैट इज अ बेसिकली अनकंट्रोल्ड स्पीड ऑफ द माइंड। बहुत सोच विचार बहुत हो जाता है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा सोचना शुरू हो जाएंगे, बहुत नर्वसनेस हो जाएंगे, रेस्टलेसनेस बहुत हो जाती है, टेंशन भी बहुत इजीली टेंशन लेंगे, बिना कुछ बात की टेंशन लेना शुरू कर देंगे, ये कुछ होने वाला है, कुछ तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अरे नहीं वो मत करो, है ना। उनका हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा, सांसें भी बहुत तेजी से लेंगे, पसीने आ जाएंगे, हाथ पैर भी एकदम कांपने लगेंगे, हिलने लगेंगे, पर खुद को काफी कमजोरी, उनको ऐसे थकान भी महसूस करेंगे और किसी एक चीज पे वो कंसंट्रेट इतना नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या होगा, फिर उनको नींद ठीक नहीं आएगी, उनको पेट में भी गड़बड़ रहेगी, अननेसेसरी की चिंता जो है उनको रहेगा। और एग्रोफोबिया, ये भी इनको एक तरह का जो हो जाएगा, इसमें वो किसी जगह पे जाने को अवॉइड ही करेंगे, वहां लगेंगे नहीं मैं वहां जाए, वो उनको वहां जाने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरलाइज जो उनके उसमें होते हैं वो अननेसेसरी की वरी, मतलब जो नॉर्मल रूटीन वाली चीजें हैं उसमें भी वो अननेसेसरी इतनी ज्यादा वरी करने लग जाते हैं, जो कि फिर उनको एंजाइटी के एपिसोड्स जो है उस तरह से इफेक्ट करने लग जाते हैं। तो यौगिक ट्रीटमेंट में हम षटकर्मा कराएंगे, जलनेति और कपालभाति। आसन में भी हम धनुरासन, मत्स्य आसन, जानुशीरासन, सेतु बंधासन, मार्जरी शीर्षासन, ये हमारे ब्रेन की तरफ जो ऑलरेडी क्योंकि ज्यादा है, तो यहाँ पर हम एक्चुअली रिलैक्सेशन, एंजाइटी में हम उनको रिलैक्सेशन, क्योंकि स्पीड माइंड की ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल रही है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ना उनको रिलैक्सेशन जितना देंगे, जितना उनका माइंड कूल उसको हम करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो रिलैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी। उनको ऐसे हम कराएंगे जैसे कि अगर आसन करा रहे हैं कि जिसमें कि स्थिरता ज्यादा समय तक बनी रहे, होल्डिंग ज्यादा बनी रहे उनको, लेकिन सांस नहीं होल्ड करवानी नॉर्मली जो है, तो उसमें क्या होगा कि स्टेबलनेस आए, क्योंकि एंजाइटी में वो बहुत ज्यादा सोच विचार इतना चल रहा है, तो उसको कराने के लिए रिलैक्सेशन इस वजह से गायत्री मंत्रा का जाप या योग निद्रा या सोहम का जाप हम सब ये करेंगे। अब है फोबिया। फोबिया मतलब किसी चीज के लिए कुछ आपका मन में डर हो जाता है, वो कभी भी किसी भी चीज के लिए वो हो सकता है, हर बंदे में कुछ कुछ अपना हो सकता है, दैट इज अ बेसिकली फोबिया। ये कई बार जन्मजात ही हम कहेंगे, या कुछ ऐसे हमारे हमारा जो परिवेश है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बच्चों को हम बचपन से ही डरा देते हैं कि भाई ये हो जाएगा, भूत है ये, तो वो कई बार कुछ लोगों बहुत ज्यादा उनके मन में ही जो है उस चीज को हो जाते हैं। तो कई बार ये एंजाइटी जिनमें होती है वही धीरे धीरे एक फोबिया का रूप भी धर लेती है। कुछ इस तरह के उनकी जिंदगी में कुछ एपिसोड्स हो जाते हैं, जैसे आप किसी को देखा होता है, मान लो कोई डूबते हुए किसी, उसको हमेशा पानी से डर लगेगा कि नहीं, है ना, या कोई लिफ्ट में कभी बंद हो गया होगा, अचानक लिफ्ट बंद हो गई होगी, तो उसको हमेशा बिल्कुल बंद जगह से बहुत ही होगा, या किसी को बिल्डिंग की ऊंचाई से डर लगता है, किसी को कुत्ते बिल्ली से डर लगता है, और सिंपल जैसे हम लोगों को छिपकली कॉकरोच से भी लगता है, वो होता ही है कि देखोगे तो बहुत वो सॉर्ट ऑफ है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत बियॉन्ड, मतलब बहुत ज्यादा ही होता है। तो कई बारी इसके ऐसे कुछ कारण तो नहीं है, लेकिन कई बारी कुछ ट्रॉमेटिक जो है इंजरी ब्रेन पे हो गई हो, कोई चोट वोट लग गई हो, या किसी चीज का जो कुछ नशा या डिप्रेशन, ये सब चीजें भी फोबियाज को बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे अटैक कई बारी जो पर्टिकुलर एकदम अटैक आ जाएगा इसमें, जब उसको फोबिया के, उससे क्या उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, सांसें बहुत जो होंगी एकदम जल्दी जल्दी आएंगी,
उसका बोलना ठीक से नहीं होगा, मुंह सूख जाएगा, पेट गड़बड़ हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, चेस्ट में भी उसको पेन शुरू हो जाएगा, पसीने पसीने आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं फोबिया के होते हैं। अगर किसी को हाइट से डर लगता है उसको हम एग्रोफोबिया बोलते हैं, अगर उड़ने से डर लगता है एरोफोबिया होता है, मकड़ियों से लगता है एरेक्नोफोबिया है, बिजली या तो जो आंधी तूफान जो बिजली कड़कती है एस्ट्रोफोबिया है। तो सब अलग अलग होते हैं, सब इनके अलग ही हैं। अगर अलग अकेले ही रहने से होता है तो ऑटोफोबिया है, भीड़ भड़क्का वाली जगह से होते हैं तो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ब्लड को देख के भी डर लगता है तो हीमोफोबिया है, पानी से होता है तो हाइड्रोफोबिया है। ठीक है, तो ये इस तरह के होते हैं। और नॉर्मली इन सबको करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब हम करके हमारा डर वो हो जाएगा, लेकिन हमारे जो है हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है, तो हम इनको काफी फोबियास को कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो हम जो है कुंचल या नेति करेंगे षटकर्मा में। आसन के जो है हमारे शीर्षक आसन, मार्जरी, उष्ट्रासन, त्रिकोण आसन, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन आसनों का अभ्यास हम अपने जीवन में करेंगे। प्राणायाम उज्जयी, भ्रामरी, भस्त्रिका है, और योग निद्रा का अभ्यास रिलैक्सेशन माइंड के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारे न्यूरोसिस, साइकोसिस के भी प्रॉब्लम हो गए। आज हमने ऑब्स और गायने की भी बात करी है। अगर अब किसी के कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। समय अभी हालांकि हमारे पास है, पर इससे ज्यादा आज मैं नहीं कराऊंगी। ठीक है, अभी एक प्रश्न है